आज हमारा न्यू टॉपिक है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 बीसी तक और इसका जो सब टॉपिक है वो है मौर्य वंश। अब हमारा जो टॉपिक है मौर्य वंश, उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौर्य वंश की स्थापना। तो मौर्य वंश की स्थापना में क्या है कि 326 ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले 326 ईसा पूर्व के लगभग मगध पर विलासी राजा घनानंद, यानी विलासी राजा का मतलब ये था कि ये जुआ खेलता था या विभिन्न प्रकार की ध्रुत क्रीड़ा में ये संलग्न रहता था और इसके साथ ही इसने अपने जो विलासिता के लिए इसने जनता के ऊपर तरह तरह के खर्चे लगा दिए थे। इस कारण से जो जनता थी वो त्रस्त थी। तो विलासी राजा घनानंद सिंहासनारूढ़ था तथा इस समय पश्चिमोत्तर से सिकंदर आक्रमण कर रहा था। कहने का अर्थ यह है कि जो राजा घनानंद था वो तो विलासी था, इसके साथ ही पश्चिमोत्तर से सिकंदर भारत पर निरंतर आक्रमण कर रहा था और आक्रमण करने के कारण भारत की जो जनता थी वो त्रस्त थी। भारत की जनता त्रस्त थी और इस समय प्रजा अपने राजा के अत्याचारों से पीड़ित थी और इस परिस्थिति में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो विदेशी आक्रमण से हमारी रक्षा कर सके और विदेशी आक्रमण से रक्षा करने के साथ साथ ही वह चक्रवर्ती सम्राट का आदर्श भी चरितार्थ करे, यानी कि जो मगध वंश में जो विभिन्न प्रकार के गुट बने हुए थे उन सबको वह एक कर दे और एक करके एक चक्रवर्ती सम्राट का आदर्श चरितार्थ करे। शीघ्र ही भारत के राजनीतिक नवमंडल पर यानी कि मौर्य वंश में यानी कि राजनीतिक नवमंडल पर चाणक्य का शिष्य, चाणक्य जिसे कौटिल्य भी कहते हैं, तो चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य प्रकट हुआ और चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। अब यानी कि इसको हम वापस से देख लेते हैं शॉर्ट में। मौर्य वंश की स्थापना 326 ईसा पूर्व के समय मगध पर एक विलासी शासक घनानंद का शासन था। वह विलासी शासक ने तरह तरह के प्रजा के ऊपर कर लगा दिए थे जिनसे प्रजा परेशान थी। इसलिए प्रजा एक ऐसे राजा को चाहती थी, एक ऐसा राजा चाहती थी जो कि विदेशी आक्रमणों से हमारी रक्षा कर सके और शीघ्र ही कौटिल्य का शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य प्रकट हुआ और उसने मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। इसके बाद है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका समय है 322 से 298 ईसा पूर्व। ये तो हमें पहले से ही जानकारी है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले समय उल्टे चलते थे। तो 326 ईसा पूर्व के समय यह भारत में आया और भारत में आने के बाद 322 ईसा पूर्व में यह गद्दी पर बैठा और 322 में गद्दी पर बैठने के साथ ही 298 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया और इसने श्रवणबेलगोला में अपना शरीर त्याग दिया। श्रवणबेलगोला में इसने अपना शरीर त्याग दिया। कहने का मतलब यह कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म के जो गुरु थे भद्रबाहु, जिनका नाम क्या था भद्रबाहु, उनसे जैन धर्म की दीक्षा ली और दक्षिण में चले गए और दक्षिण में जाने के बाद कर्नाटक में एक स्थान है जिसका नाम है श्रवणबेलगोला। तो श्रवणबेलगोला में इन्होंने अपने शरीर को व्रत करके यानी कि व्रत करके निराहार व्रत करके अपने शरीर को त्याग दिया। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की सहायता से ही 25 वर्ष की अवस्था में मगध की गद्दी पर बैठा और इसने नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित किया। 305 ईसा पूर्व में तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। जो तत्कालीन यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर, उसको चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा पराजित किया गया और सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह यानी कि सेल्यूकस ने संधि के तहत, सेल्यूकस ने जब चंद्रगुप्त मौर्य से संधि की तो संधि के तहत उसने अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी और उससे 500 हाथी लेकर यानी कि सेल्यूकस ने 500 हाथी लेकर चंद्रगुप्त मौर्य को पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंधु नदी के क्षेत्र को दे दिया।
तमिल ग्रंथ यानी कि जो तमिलनाडु में जो तमिल ग्रंथ हैं, उन तमिल ग्रंथों यानी ऐनानूरू और मुर्नानूरू, उनसे यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया। बंद कर देने। तमिल ग्रंथ ऐनानूरू और मुर्नानूरू से यह विदित होता है कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया था। वृद्धावस्था में उसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ले ली। जैन धर्म के जो गुरु थे भद्रबाहु, उनसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ले ली और जैन धर्म की दीक्षा लेकर 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास करके उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। और इस प्रकार से जो चंद्रगुप्त मौर्य है, तो चंद्रगुप्त मौर्य कौटिल्य का शिष्य था। मगध में पश्चिमोत्तर से सिकंदर निरंतर आक्रमण कर रहा था और आक्रमण करने के कारण मगध में एक ऐसे शासक की जरूरत थी जो कि चक्रवर्ती सम्राट को निहितार्थ कर सके। इसके लिए 322 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा और गद्दी पर बैठने के बाद उसने यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हरा दिया और संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी देकर सेल्यूकस निकेटर से पूर्वी अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध के क्षेत्र तथा साथ ही सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। हमारा न्यू टॉपिक है बिंदुसार। हमने पहले पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद आता है बिंदुसार। बिंदुसार में हम क्या देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उत्तराधिकारी था, यानी कि जो बिंदुसार था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उसका उत्तराधिकारी था, जिसे यूनानी लेखक एमिथ्रोचेट्स कहते हैं। यानी कि यूनानी लेखकों द्वारा इसका नामकरण एमिथ्रोचेट्स के रूप में किया गया है। वायु पुराण में इसे भद्रसार कहा गया है और जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा गया है। यानी कि जो बिंदुसार है उसे वायु पुराण में भद्रसार और जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। दिव्यावदान के अनुसार इसके शासन काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। यानी कि जो बिंदुसार था उसके शासन काल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसमें अशोक और सुसीम को भेजा गया था। यानी इसके जो 2 पुत्र हैं यानी अशोक और सुसीम, उनको भेजा गया था। और बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को राजदूत नियुक्त किया। यानी कि बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम को एक संदेश भिजवाया कि मुझे 3 चीजें चाहिए, मुझे मदिरा चाहिए, मुझे अंजीर चाहिए और मुझे राजदूत चाहिए। मुझे मदिरा चाहिए, मुझे अंजीर चाहिए, मुझे राजदूत चाहिए। एंटियोकस ने कहा कि हम आपको मदिरा भिजवा देंगे, हम आपको अंजीर भिजवा देंगे, लेकिन हमारे दरबार में राजदूत भेजने की प्रथा नहीं है। लेकिन फिर बाद में एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में राजदूत नियुक्त कर दिया। प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस ने डायनीसियस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के दरबार में भेजा। यानी कि जो फिलाडेल्फस था, यानी कि फिलाडेल्फस जो कि मिस्र का शासक था, उसने डायनीसियस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के दरबार में भेजा। कहने का अर्थ यह है कि जो बिंदुसार है वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था, जिसे यूनानी लेखक एमिथ्रोचेट्स कहते हैं, जिसे यूनानी लेखकों द्वारा एमिथ्रोचेट्स कहा गया। वायु पुराण में इसे भद्रसार और जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन कहा जाता था। इसके साथ ही इसके शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए। यानी कि तक्षशिला में जो 2 विद्रोह हुए उसमें अशोक और सुसीम को भेजा गया और बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को राजदूत नियुक्त किया। यानी कि बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से 3 चीजें मांगी, अंजीर, मदिरा और राजदूत। लेकिन एंटियोकस प्रथम ने कहा कि हम आपको मदिरा भिजवा सकते हैं, हम आपको अंजीर भिजवा सकते हैं, लेकिन राजदूत भेजने की हमारे यहाँ कोई प्रथा नहीं है। इसके बाद है प्लिनी के अनुसार मिस्र नरेश फिलाडेल्फस ने
डियानिसियस नामक व्यक्ति को बिंदुसार के दरबार में भेजा। बस अब तक हमने पढ़ा बिंदुसार जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र व उसका उत्तराधिकारी था। अब हम पढ़ेंगे बिंदुसार का पुत्र अशोक, यानी कि बिंदुसार ने 272 तक अपना शासन किया, यानी और उसके बाद अशोक गद्दी पर बैठा, यानी कि जिसका समय है 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व। 273 से और 269 तक, यानी कि 4 साल इसका अपने 99 भाइयों के साथ उत्तराधिकार युद्ध हुआ, और उत्तराधिकार युद्ध होने के बाद यह 269 में अंततः राजगद्दी पर बैठा। तो इसका जो समय है वो हुआ 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व। जैन अनुश्रुति के अनुसार बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया। इसका अर्थ है जैन अनुश्रुति के अनुसार, यानी कि जो जैन ग्रंथ मिलते हैं उन जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध, बिंदुसार यह नहीं चाहता था कि अशोक गद्दी पर बैठे, वह अशोक को गद्दी पर नहीं बैठाना चाहता था, फिर भी उसके विरुद्ध जाकर वह मगध के शासन पर उसने अधिकार कर लिया। दक्षिण भारत से प्राप्त गुर्जरा व मास्की अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अभिलेख जो कि सामान्यतः किसी पत्थर पर लिखे जाते थे, शिलालेख या किसी प्रकार के लेख, तो दक्षिण भारत से प्राप्त गुर्जरा व मास्की अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। यानी कि हमसे जब कोई जनरली क्वेश्चन पूछा जाए कि अशोक का यानी अशोक नाम का उल्लेख किन अभिलेखों में मिलता है, तो गुर्जरा व मास्की अभिलेखों में मिलता है। जब बिंदुसार गद्दी पर बैठा हुआ था तो उस समय बिंदुसार ने अशोक को विदिशा भेजा था। तो विदिशा भेजते समय जब वह तक्षशिला का उत्तराधिकारी था तो उस समय विदिशा की राजकुमारी से इसने विवाह किया, जिससे पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुबाकी का भी उल्लेख मिलता है, यानी कि जो अशोक के अभिलेख हैं उनसे ये ज्ञात भी होता है कि उसकी एक अन्य पत्नी कारुबाकी भी थी। राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात यह है कि हम राज्याभिषेक का समय 269 मानेंगे, 269 बीसी, 269 ईसा पूर्व। तो 269 राज्याभिषेक के 7वें वर्ष, इसका अर्थ ये हुआ कि 262 ईसा पूर्व में इसने अपने साम्राज्य में कश्मीर व खोतान के अनेक क्षेत्रों को मिलाया। इसने कश्मीर व खोतान के अनेक क्षेत्रों को अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 बीसी में इसने कलिंग युद्ध लड़ा। और हाथी गुम्फा अभिलेख से यह ज्ञात होता है, हाथी गुम्फा अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि वहां पर उस समय नंदराज शासन कर रहा था। तो इस युद्ध में व्यापक नरसंहार हुआ और इसमें करीब 1 लाख लोगों की मौत हो गई। और 1 लाख सैनिकों की मौत होने के कारण इसका मन विचलित हो गया और इसने भविष्य में कभी भी युद्ध ना करने का वचन ले लिया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो अशोक है उसका सामान्यतः जो राज्याभिषेक का समय वो 269 बीसी है। 273 से लेकर 269 तक उसे अपने 99 भाइयों के साथ युद्ध करना पड़ा और युद्ध करने के बाद ही उसे अंततः गद्दी पर बैठा। जैन अनुश्रुति के अनुसार बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध अशोक गद्दी पर बैठा और इसने विदिशा की राजकुमारी के साथ विवाह किया और उससे एक पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ। गुर्जरा यानी दक्षिण भारत में जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं गुर्जरा और मास्की, उनसे यह ज्ञात होता है, गुर्जरा और मास्की अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि उसका नाम अशोक मिलता है। और अशोक के अभिलेखों में उसकी रानी कारुबाकी का भी उल्लेख है। राज्याभिषेक के 7वें वर्ष इसने कश्मीर तथा खोतान को कश्मीर में खोतान को इसने मगध में मिलाया। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष इसने कलिंग युद्ध किया, जो कि हम पढ़ भी चुके हैं वैसे पुरानी किताबों में कि हाथी गुम्फा अभिलेखों से यह ज्ञात होता है कि
उस समय नंदराज शासन कर रहा था और व्यापक नरसंहार में करीब 1 लाख लोग मारे गए और इसने भविष्य में युद्ध नहीं करने की ठान ली। अशोक जो कि पहले से शैव था, उसने निर्ग्रोध एवं उपगुप्त के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गया, यानी कि निर्ग्रोध व उपगुप्त के प्रभाव में आकर इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कहने का अर्थ यह है कि इसके जो दादाजी थे यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने जैन धर्म को अपनाया था। इसके बाद जो बिंदुसार थे, उन्होंने आजीवक धर्म को अपनाया और उसके बाद जो अशोक था, उसने बौद्ध धर्म को अपनाया। यानी कि कहने का मतलब यह है कि तीनों ने अलग अलग धर्मों को अपनाया, लेकिन जो अशोक था वो पहले शैव था और उसके बाद यह बौद्ध बन गया निर्ग्रोध व उपगुप्त के प्रभाव में आकर। अब आप ये बताओ कि चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षित किसने किया? भद्रबाहु ने। तो जैन धर्म को दीक्षित किसने किया था जैन धर्म में? भद्रबाहु ने। और इसी ने ही बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने 4 गुहाओं का निर्माण करवाया, जिनका नाम था कर्ण, सुदामा, विश्व झोपड़ी और चौपर। कर्ण, सुदामा, विश्व झोपड़ी और चौपर या चौपार का निर्माण करवाया। और 10वें वर्ष यानी कि जो अशोक था, उसने 10वें वर्ष बोध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। अब जो लुम्बिनी है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, तो बौद्ध धर्म से जुड़ा होने के कारण या भगवान बुद्ध से जुड़ा होने के कारण इसने रुम्मनदेही अभिलेख से हमें यह ज्ञात होता है कि अशोक ने भू राजस्व की दर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया प्रभावित होकर। और इसके साथ ही जो अशोक है, अशोक के बारे में जो हमने पढ़ा है कि दक्षिण में हमें 2 अभिलेख प्राप्त हुए, गुर्जरा और मास्की, उनसे हमें अशोक के बारे में पता चलता है। इसके साथ ही बिंदुसार के कहने के विरुद्ध अशोक गद्दी पर बैठा और इसके साथ ही जो अशोक था उसने विदिशा की राजकुमारी से शादी की और उससे एक पुत्र महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा का जन्म हुआ। इसके बाद वह यानी निर्ग्रोध व उपगुप्त के प्रभाव में आकर गद्दी पर यानी कि इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। धम्म, धम्म क्या है? अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु, क्योंकि अशोक ने यह प्रतिज्ञा कर ली थी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध में, जब भयानक नरसंहार हुआ कि मैं भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करूंगा और मानव कल्याण के लिए कार्य करता रहूंगा। तो मानव कल्याण के लिए कार्य करते समय इसने धम्म की घोषणा की और अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म कहा गया। तो उन्हें धम्म कहा गया है। हमने जो अशोक पढ़ा है उस अशोक में अशोक ने धम्म की परिभाषा व्यक्त की थी, यानी कि अशोक ने जब कलिंग का युद्ध लड़ा तो कलिंग के युद्ध के समय भयानक नरसंहार को देखकर उसने भविष्य में युद्ध ना करने का प्रण ले लिया। और हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि उस समय कलिंग पर नंदराज का शासन था। तो अशोक के धम्म की जो परिभाषा है वो 2 और 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। यानी कि ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक के धम्म की परिभाषा हमें 2 तथा 7वें स्तंभ लेख में दी गई है। उसके अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दान, व्यवहार में मृदुता तथा सुचिता, सुचिता यानी शुद्धता रखना, सुचिता रखना, प्राणियों का बदना करना, गुरु के प्रति आदर रखना, मित्रों परिचितों के साथ उचित व्यवहार करना अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्तें हैं। कहने का मतलब ये है कि धम्म में कौन कौन सी बातें शामिल होंगी। तो धम्म में सबसे प्रमुख बातें ये होंगी कि सुचिता रखना यानी कि शुद्धता रखना, पशुओं का बदना करना, परिचितों के साथ अच्छा व्यवहार करना, पाप कर्म से निवृत्ति रखना, विश्व कल्याण के लिए कार्य करना, ये हमारे सबसे प्रमुख शर्तें होंगी। इसके साथ ही भब्रू शिलालेख के अनुसार
अशोक ने बुद्ध के त्रिरत्न जो कि हमने पढ़े, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्ध की शरण में जाओ, संघ की शरण में जाओ, धम्म की शरण में जाओ। तो त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति इन्होंने आस्था प्रकट की, क्योंकि अशोक ने उपगुप्त और निग्रोध के प्रभाव में आकर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। प्रथम शिलालेख में एक विज्ञप्ति जारी की गई अशोक के द्वारा कि किसी यज्ञ के लिए, यानी कि कोई भी यज्ञ जो भी संपादित किया जाएगा उसमें कोई भी पशुओं का वध नहीं किया जाए। तो कहने का मतलब यह है कि अशोक के धम्म की जो परिभाषा है वो दूसरे और 7वें स्तंभ लेख में दी गई है, और अशोक के अनुसार पाप कर्म से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दान, व्यवहार में यानी मृदुता, सुचिता रखना, प्राणियों के साथ अच्छा व्यवहार करना, और अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की आवश्यक शर्त थी। और भब्रू शिलालेख से हमें यह ज्ञात होता है कि बुद्ध के त्रिरत्न यानी कि बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति अशोक की आस्था थी। अशोक द्वारा धम्म यात्राएं प्रारंभ की गई, यानी कि अशोक ने यह घोषणा की कि अशोक से पूर्व, यानी कि अशोक जब गद्दी पर नहीं बैठा था उससे पहले बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य के समय बिहार यात्राएं की जाती थी। बिहार यात्रा का मतलब है शिकार करने के लिए राजा जाया करते थे। तो उस समय अशोक से पूर्व बिहार यात्राएं की जाती थी। उसके स्थान पर अशोक ने धम्म यात्राएं प्रारंभ की, जिनमें बौद्ध स्थानों की यात्रा, यानी कि वो स्थान जिनका संबंध बुद्ध से रहा है, भगवान बुद्ध से रहा है, उनकी यात्रा करने पर जोर दिया गया। और ब्राह्मणों, श्रमणों व वृद्धों को सोने का दान दिया जाता था। कहने का मतलब ये है कि जो धम्म यात्राएं थी, उन धम्म यात्राओं के दौरान बिहार यात्राओं के स्थान पर, पशुओं का शिकार करने के स्थान पर बुद्ध के स्थानों की यात्राएं की जाती थी, और श्रमणों को और वृद्धों को दान दिया जाता था, यानी कि सोने का दान दिया जाता था। उसी प्रकार से आता है अनुसंधान। राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु भेजा जाता था। अब बात आती है धर्म प्रचार किसका, तो बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु भेजा जाता था, जिसे प्राचीन काल में अनुसंधान के नाम से जाना जाता था। तो अनुसंधान का मतलब क्या हुआ कि राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों, युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए देश विदेशों में भेजा जाता था, जिसे अनुसंधान कहा जाता था। उसी प्रकार से आता है अभिलेख। अभिलेख का मतलब है जो लेख हमें प्राप्त हुए हैं अशोक के, वो किस प्रकार के लेख थे। तो अशोक पहला शासक था। अशोक आज तक के इतिहास में ऐसा पहला शासक था जिसने कि अभिलेखों के माध्यम से अपनी जनता को संबोधित करने का काम किया। लेकिन इसे यह प्रेरणा ईरान के शासक डेरियस से मिली, क्योंकि ईरान का शासक जो डेरियस था वह पत्थरों के शिलालेखों पर अपने बारे में या प्रजा के कल्याण हेतु बातें लिखा करता था और अपनी जनता को संबोधित किया करता था। यानी जैसे हम पंपलेट छपवाते हैं या विभिन्न माध्यमों से जनता को संबोधित करते हैं, उसके स्थान पर उसने अभिलेख लिखवाए। यानी कि जो अभिलेख आज भी हमें उपलब्ध होते हैं 2000-2500 साल बाद भी। और इसकी प्रेरणा ईरानी शासक दारा से मिली। ईरानी शासक दारा, जिसका नाम था डेरियस प्रथम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं धम्म यात्रा। तो धम्म यात्रा का अर्थ यह है कि अशोक से पहले बिहार यात्राएं की जाती थी, जिनमें पशुओं का शिकार किया जाता था। उसके स्थान पर अशोक द्वारा धम्म यात्राएं प्रारंभ की गई, जिनमें बौद्ध स्थानों की यात्राएं की जाती थी और श्रमणों को, ब्राह्मणों को और वृद्धों को सोने का दान दिया जाता था। इसी प्रकार से है अनुसंधान। राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिकों और युक्तकों को प्रति 5वें वर्ष बौद्ध स्थानों की यात्रा के लिए या बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु भेजा जाता था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु जिसे अनुसंधान कहा जाता था। और अभिलेख में अशोक पहला शासक था जिसने कि
अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया और इसकी प्रेरणा उसे ईरानी शासक डेरियस प्रथम से मिली। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि का मतलब है ब्राह्मी लिपि जो कि बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है उसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, जबकि पश्चिमोत्तर यानी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो खरोष्टी लिपि के मिले हैं। तो अशोक के जो अभिलेख है वो ब्राह्मी में भी मिले और खरोष्टी लिपि में भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो जो ब्राह्मी लिपि है वो बाएं से दाईं ओर और खरोष्टी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को मिली। तो अशोक के जो अभिलेख हैं उनको पढ़ने में जो सफलता मिली है सबसे पहली बार तो वह जेम्स प्रिंसेप को मिली। और ताम्रपर्णी के राजा, ताम्रपर्णी जिसको हम वर्तमान में श्रीलंका भी कहते हैं, ताम्रपर्णी जिसे हम वर्तमान में श्रीलंका भी कहते हैं, तो श्रीलंका के राजा तिस्स ने, श्रीलंका के जो राजा थे उनका नाम था तिस्स। तो तिस्स ने अशोक से प्रभावित होकर देवनामपीय की उपाधि धारण की। इसका मतलब यह है कि जो ताम्रपर्णी के जो राजा थे वो अशोक से प्रभावित हो गए और अशोक से प्रभावित होने के साथ ही उन्होंने देवनामपीय की उपाधि धारण की और 40 वर्ष शासन करने के पश्चात 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। केंद्रीय प्रशासन में सबसे पहले आते हैं तीर्थ। अर्थशास्त्र में 18 विभागों का उल्लेख किया गया है जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। अर्थशास्त्र में जो 18 विभागों का उल्लेख किया गया है उन्हें तीर्थ कहा जाता है। और तीर्थों का जो अध्यक्ष होता है, तीर्थों के जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें महामात्र कहा जाता है। तीर्थों के अध्यक्ष को महामात्र कहा जाता है। इसके बाद है समाहर्ता। समाहर्ता क्या होता है? समाहर्ता का कार्य होता था राजस्व एकत्रित करना। मौर्यकालीन प्रशासन में समाहर्ता का जो मुख्य कार्य होता था वो था राजस्व एकत्रित करना। उसी प्रकार से सन्निधाता, सन्निधाता कोषाध्यक्ष होता था। कोषाध्यक्ष को सन्निधाता के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र में 26 विभाग अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में 26 विभाग अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है जिनमें सबसे प्रमुख है जैसे कि सीताध्यक्ष। सीता के बारे में यह कि जो सीता होती है वो हल होता है और हल का जो किनारा होता है उसको सीता कहते। तो जो हल है उसका संबंध किससे है? कृषि से। तो सीताध्यक्ष कृषि से जुड़ा हुआ था, कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था सीताध्यक्ष। इसी प्रकार से सूत्राध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष जो होता था, सूत्र यानी सूत यानी कि कताई और बुनाई, तो कताई और बुनाई का जो अध्यक्ष होता था उसको सूत्राध्यक्ष कहते थे। इसी प्रकार से था विविताध्यक्ष जो कि चारागाह का अध्यक्ष होता था। इसी प्रकार से लूनाध्यक्ष, लूनाध्यक्ष होता था बूचड़ खाने का अध्यक्ष। और आठवीं होता था वन विभाग का अध्यक्ष। अब मौर्यकालीन प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण था प्रांतीय प्रशासन। अशोक के समय मगध साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था। अशोक के समय मगध साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था और उन 5 प्रांतों में से सबसे पहला था उत्तरापथ, दूसरा था अवंती, तीसरा था कलिंग, चौथा था दक्षिणापथ और पांचवा था मध्य देश। और इनकी राजधानियों को याद करना बिल्कुल ही आसान है। जैसे कि सबसे पहले है उत्तरापथ। उत्तरापथ की जो राजधानी थी उसका नाम था तक्षशिला जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो पाकिस्तान उत्तर में स्थित है तो उत्तर के हिसाब से उत्तरापथ की जो राजधानी थी वो थी तक्षशिला। इसी प्रकार से अवंती जो कि हमने महाजनपदों में पढ़ा था कि अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, तो अवंती की राजधानी थी उज्जैनी। और कलिंग की राजधानी थी तोसली जो कि कलिंग उड़ीसा राज्य में स्थित है। कलिंग, तो कलिंग की जो राजधानी थी वो थी तोसली। उसी प्रकार से दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी। अब आपको पता है श्रीलंका है जैसे, तो श्रीलंका
सोने की भूमि थी, सोने की नगरी थी। तो स्वर्णगिरी, क्योंकि जो श्रीलंका दक्षिण में, तो हम दक्षिणा पथ से ले सकते हैं स्वर्णगिरी। और मध्य देश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। मध्य देश का मतलब है सबसे मध्य की स्थिति। तो मध्य की स्थिति से यदि हम देखें तो जो बिहार है, तो बिहार की जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र, जो कि मध्य देश की राजधानी थी। प्रांतों का शासन, जो हमने पढ़ा कि जो प्रांत थे वह 5 भागों में बटे हुए थे। तो जो प्रांतों का शासन राजवंशीय आर्यपुत्र, राजवंशीय आर्यपुत्र का अर्थ यह है कि जो राजकुमार होते थे उनके द्वारा संभाला जाता था, यानी कि जो राजकुमार होते थे वो इनके अध्यक्ष होते थे। यानी प्रांतों का शासन राजवंशीय आर्यपुत्रों द्वारा संभाला जाता था। जो प्रांत होते थे वो विषयों में विभक्त थे। विषय का मतलब क्या होता है, जिनको हम वर्तमान में जिले कहते हैं, मुगल काल में सूबे कहते थे, उसी प्रकार से प्रांतों को विषय में विभक्त किया जाता था, जो विषय पतियों के अधीन होते थे। और जिले का जो प्रशासनिक कर्मचारी होता था वह स्थानिक होता था। जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी होता था वो स्थानिक होता था। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का मुखिया, प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई का मुखिया होता था, यानी कि जैसे हम स्थानीय स्वशासन में सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है, उसी प्रकार से प्रशासन की सबसे छोटी इकाई का जो मुखिया होता था वह गोप कहलाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई के मुखिया को गोप कहा जाता था। अब हम देखते हैं नगर शासन। जो नगर शासन था, मेगास्थनीज के अनुसार नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, यानी कि 30 सदस्य कुल होते थे और वह 30 सदस्य 6 विभागों को संभालते थे। और जो 6 समितियां होती थी, प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। कहने का मतलब यह है कि जो नगर शासन होता था, नगर शासन के अंतर्गत 30 सदस्य होते थे और वे 30 सदस्य 6 समितियों को संभालने का कार्य करते थे। और इन समितियों का जो क्रम है वो भी क्रमानुसारी है, जिनमें सबसे प्रथम जो समिति थी वो उद्योग शिल्पों का निरीक्षण करना, द्वितीय समिति थी विदेशियों की देखरेख करना, तृतीय समिति थी जन्म मरण का लेखा जोखा करना, चतुर्थ समिति थी व्यापार और वाणिज्य, और 5वीं समिति थी निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, और 6ठी समिति थी विक्रय मूल्य का 10वां भाग कर के रूप में वसूलना। अब इसको आसानी से याद भी किया जा सकता है, जैसे कि हमारे पास कोई उद्योग है, उस उद्योग में कुछ विदेशी नौकरी करते हैं। एक उद्योग है जिसमें कुछ विदेशी नौकरी करते हैं, तो उन विदेशियों का हमें जन्म मरण का लेखा जोखा रखना होता है, यानी कि हम उनके रिकॉर्ड रखते हैं। तो एक उद्योग है जिनमें हमने विदेशियों के जन्म मरण का लेखा जोखा रख लिया है। और जन्म मरण का लेखा जोखा रखने के साथ है, अब आपको पता है उद्योग में क्या होगा, या तो व्यापार होगा या वाणिज्य होगा। तो उसमें व्यापार वाणिज्य किया जाता है, और व्यापार वाणिज्य करने के साथ साथ जो कुछ भी हम निर्मित कर रहे हैं उनका हम निरीक्षण करते हैं। और फिर जो वस्तुएं हम किसी दूसरे को बेचते हैं उस पर 10% यानी कि 10वां भाग कर के रूप में वसूलना। तो वापस से समझ लो, एक उद्योग है, उसमें कुछ विदेशी हैं, विदेशियों का हमने जन्म मरण का लेखा जोखा रख लिया। जन्म मरण के लेखे जोखे के साथ ही उस उद्योग में व्यापार किया जाता है, और उस व्यापार का फिर हम निरीक्षण करेंगे, और निरीक्षण करने के बाद जो कुछ भी हम विक्रय करेंगे उसका 10वां भाग हम कर के रूप में वसूल करेंगे। अब सैन्य व्यवस्था। मौर्यकालीन जो सैन्य व्यवस्था थी उसमें सेना के संगठन हेतु पृथक सैन्य विभाग था, यानी कि सेना को संगठित करने के लिए एक पृथक से सैन्य विभाग बनाया गया था, जो 6 समितियों में विभक्त था। और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि जो 6 विभाग थे उसमें प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, और ये सभी समितियां सेना के 5 विभागों की देखरेख करती थी। ये 5 विभाग कौन से थे? पैदल सैनिक, घोड़ा सैनिक यानी कि अश्व सैनिक, हाथी, रथ और नौसेना।
मेगस्थनीज कहता है, यानी मेगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, जिसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के पास उस समय 6 लाख पैदल, 50,000 अश्वारोही, 9,000 हाथी, 800 रथों से सुसज्जित विराट सेना थी। यानी कि मेगस्थनीज के अनुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य था वह एक शक्तिशाली शासक था, जिसके पास तरह तरह की सेनाएं सुसज्जित थी। अब है न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत जो सम्राट होता था वह न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता था। यानी कि जो सम्राट था उसके अंतर्गत सभी शक्तियां विराजमान थी, तथा निचले स्तर पर जो न्याय व्यवस्था थी उसमें निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय हुआ करते थे। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय और सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। यानी जैसे हमारे सर्वोच्च न्यायालय है नई दिल्ली में स्थित है, उसी प्रकार से जो सबसे ऊपर था वो पाटलिपुत्र के अंतर्गत यानी कि राजधानी के अंतर्गत केंद्रीय न्यायालय था। सामान्यतः जो न्यायालय थे वह 2 प्रकार के थे। न्यायालयों के कितने प्रकार थे? 2, जिनमें सबसे पहला था धर्मस्थीय न्यायालय। धर्मस्थीय न्यायालय कौन से न्यायालय होते थे? यानी कि जो एक तरीके से दीवानी अदालतें कहलाती थी। धर्मस्थीय न्यायालयों को दीवानी अदालत भी कहा जाता था। इन न्यायालयों में निर्णय का कार्य धर्मशास्त्र में निपुण 3 धर्मस्थ, जो हमने पढ़ भी चुके हैं धर्मस्थों के बारे में या व्यवहारिक के बारे में, तो 3 धर्मस्थ व 3 अमात्य करते थे। कहने का मतलब यह है कि जो धर्मस्थीय अदालत होती थी उसमें निर्णय करने का कार्य 3 धर्मस्थ और 3 अमात्यों द्वारा किया जाता था। और चोरी, उस समय चोरी, डाका व लूट, जिन्हें साहस के कार्य कहा जाता था, ये भी दीवानी अदालत के अंतर्गत ही आते थे या धर्मस्थीय के अंतर्गत ही आते थे। जो उसको ही लिख सकता है। कुवचन, मानहानि, मारपीट के मामले भी धर्मस्थीय के अंतर्गत ही आते थे। यानी कि जो बुरे वचन कहना, किसी के सम्मान को हानि पहुंचाना या मारपीट के मामले भी धर्मस्थीय के अंतर्गत ही आते थे, जिन्हें वाक पारुष्य या दंड पारुष्य कहा जाता था। यानी कि मौर्यकालीन जो समय था उसमें कुवचन, मानहानि और मारपीट के मामले भी धर्मस्थीय के अंतर्गत ही आते थे, जिन्हें वाक पारुष्य या दंड पारुष्य भी कहा जाता था। इसके बाद है कंटक शोधन। जो कंटक शोधन है यह दूसरे नंबर का है। कहने का अर्थ है कि न्यायालय 2 प्रकार के थे, एक तो धर्मस्थीय और दूसरा कंटक शोधन। यानी कि कंटक शोधन एक तरीके से फौजदारी अदालतें थी, तो कंटक शोधन फौजदारी अदालत थी और इसमें न्याय करने का काम 3 प्रदृष्टि तथा 3 अमात्य किया करते थे। 3 प्रदृष्टि और 3 अमात्यों द्वारा निर्णय करने का कार्य किया जाता था। इसमें नगर न्यायाधीश को व्यवहारिक, महामात्र व जनपद न्यायाधीश को राजयुक्त के नाम से जाना जाता था। यानी कि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो नगर न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? व्यवहारिक, महामात्र, और जनपद न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? राजयुक्त। चाणक्य के अनुसार कानून के 4 अंग बताए गए हैं। यानी कि जो चाणक्य है वो कानून के 4 अंग बताता है: धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। धर्म, व्यवहार, चरित्र और शासन। अब आता है हमारा मौर्यकालीन समाज। मौर्यकालीन समाज में कौटिल्य के अर्थशास्त्र व मेगस्थनीज के इंडिका से मौर्यकालीन समाज की हमें जानकारी मिलती है। यदि हमें मौर्य काल का समाज पढ़ना है तो मौर्य काल के समाज के लिए हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र व मेगस्थनीज के इंडिका, यानी मेगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उससे हमें मौर्यकालीन समाज की जानकारी मिलती है। इसमें कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। वर्णाश्रम व्यवस्था जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ,
वानप्रस्थ, जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। तो इस तरीके से कौटिल्य ने वर्णाश्रम व्यवस्था को सामाजिक संगठन का आधार माना है। और मेगास्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया गया है। तो मेगास्थनीज की जो इंडिका है उसमें भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया है, जैसे दार्शनिक, किसान, पशुपालक व शिकारी, कारीगर या शिल्पी, सैनिक, निरीक्षक, सभासद व अन्य शासक वर्ग। यानी कि इसमें जो ये लिखा हुआ है कारीगर या शिल्पी। तो इस तरीके से भारतीय समाज का वर्गीकरण, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेगास्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 जातियों में किया गया है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।